नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और हम आज की 7 गुड न्यूज लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज से हम करेंगे और वो गुड न्यूज आपको बता दें। आज की पहली गुड न्यूज है मोबाइल क्रांति के 30 साल। जी हाँ, आज ही के दिन 30 साल पहले यानी कि 1995 में देश में पहली कॉल की गई थी। पहले के कुछ सालों में कॉल करने और इनकमिंग कॉल रिसीव करने के लिए भी पैसे लगने की वजह से यह ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने 21वीं सदी में प्रवेश किया, वैसे ही मोबाइल का सरपट सफर शुरू हो गया। और आज जब हम सदी की चौथाई पर खड़े हैं, मोबाइल फोन के साथ साथ हमारा बैंक, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और क्लासरूम भी बन चुका है। हेलो हेलो। मोबाइल पर सुनाई देने वाली ये आवाज हमारी जिंदगी की लाइफलाइन बन चुकी है। मोबाइल ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। मोबाइल फोन अब सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये हमारा बैंक, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और क्लासरूम भी बन चुका है। मोबाइल ने फोन से लाइफलाइन बनने तक का सफर पूरा करने में 3 दशक का समय लिया है। आज ही के दिन ठीक 30 साल पहले देश में पहली मोबाइल कॉल की गई थी। 1995 में पहली बार पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली में बैठे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम को फोन मिलाया। ये कॉल भारत के मोदी समूह और ऑस्ट्रेलिया की टेलेस्ट्रा के संयुक्त उपक्रम मोदी टेलेस्ट्रा नेटवर्क पर आधारित 2G GSM प्रणाली और नोकिया हैंडसेट के माध्यम से हुई थी। आज हमें मुफ्त इनकमिंग कॉल्स की आदत पड़ गई है, क्योंकि यहाँ टेलीकॉम कंपनियों ने अनलिमिटेड फ्री कॉल्स कर रखी हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। 1995 में मोबाइल पर बात करने के लिए प्रति मिनट 16 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यहाँ तक कि इनकमिंग कॉल पर भी हेलो सुनने के लिए 8 रुपए प्रति मिनट चुकाने पड़ते थे। आज के लिहाज से देखें तो मोबाइल पर उस समय बात करना बेहद महंगा था और इसे अमीरों का शौक माना जाता था। मोबाइल वॉइस से वैल्यू पर आ गया है और आज हम मोबाइल के ज़रिए वो सारे काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो आपस में बातचीत करना हो, सामान बेचना हो, सामान खरीदना हो, सारे काम मोबाइल पर करते हैं। तो ये 30 साल की जो जर्नी है हिंदुस्तान में, तो बहुत रिमार्केबल है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है, आगे चल करके इसमें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन 30 सालों में मोबाइल फोन के क्षेत्र में क्रांति हुई है। अब मोबाइल फोन न केवल हमारी जरूरत बन चुका है, बल्कि आज निम्न से निम्न आय वर्ग के लोग भी मोबाइल रख रहे हैं। भारत में मोबाइल कनेक्शन का विस्तार तेजी से हुआ और जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 120 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें 5G डिवाइस की संख्या 27 करोड़ को पार कर चुकी है। इतना ही नहीं, ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% तक पहुंच चुका है और प्रति यूजर डेटा इस्तेमाल में भी भारत शीर्ष पर है। 2G टेक्नोलॉजी से शुरू हुई मोबाइल सेवा आज 5G तक पहुंच चुकी है और जल्द ही 6G तकनीक भी लॉन्च होने वाली है। ऐसे में मोबाइल एक बार फिर से हमारी जिंदगी को और आसान बनाने की ओर बढ़ रहा है। मोबाइल लाने से पहले शायद 1992-93 की बात है, उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें मैसेज दो तो आदमी पढ़ सकता है। वो पेजर की बात कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मोबाइल के विषय में कहा, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई कहीं बैठा है और उसका नंबर आ जाएगा और हम उससे बात करेंगे। और जब मोबाइल आया तो उसको स्टेटस सिंबल माने जाने लगा। लोग गर्व से दिखाते थे कि देखो मेरे हाथ में मोबाइल है। तो एक वो ज़माना था और वहाँ से शुरुआत होकर के आज हर व्यक्ति मोबाइल का यूज़ करता है। देश में मोबाइल क्रांति के 30 साल पूरे होने पर आज दिल्ली के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मोबाइल फोन की 30 साल की जर्नी को प्रदर्शित किया गया। इसमें पिछले 30 सालों के दौरान इस्तेमाल किए गए सैकड़ों मोबाइल हैंडसेट प्रदर्शित किए गए। 30 साल पहले जो इस आज ही के दिन पहला मोबाइल कॉल हुआ था और वहाँ से लेकर आज की तारीख में काफ़ी सारे लाइफ चेंजिंग परिवर्तन हो चुका है। अगर मैं सिर्फ सर्विसेज देखूँ, वहाँ 2G था, अभी 5G है।
उस समय डेटा कुछ था नहीं, मोबाइल डेटा, आज तो डेटा ही डेटा है और भारत दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट डेटा टैरिफ माना जाता है और ये पूरे तमाम देश की जो लोगों की जो जीवन है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन लेके आए हैं। हैंडसेट की तरह से देखा जाए तो उस ज़माने में सिर्फ इम्पोर्टेड हैंडसेट्स होते थे, फिर अभी इंडिया वर्ल्ड में नंबर टू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया। देश में कीपैड फोन से शुरू हुआ मोबाइल का सफर आज स्मार्टफोन्स तक पहुंच चुका है। अब फोन केवल बात करने वाला उपकरण न रहकर हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को संचालित करने वाला माध्यम बन चुका है और खास बात यह है कि मोबाइल यात्रा में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल क्रांति के 30 साल पूरे होने पर दिल्ली में मोबाइल हैंडसेट्स की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। आज से 30 साल पहले दिल के तार जोड़ने के लिए हम तार वाले फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ही की तारीख 31 जुलाई के दिन 30 साल पहले वो क्रांति आई जिसने अपनों से बातचीत करने के सभी तौर तरीके बदल दिए। मोबाइल की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। आज ही के दिन पहली बार मोबाइल से बातचीत की गई थी। हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल की वो 30 साल की जर्नी कि जब पहला मोबाइल आया था वो कैसा दिखता था, उसका आकार कैसा होता था और फिर धीरे धीरे मोबाइल को लेकर किस तरह से क्रांति आती गई, उसके रूप में, उसके तमाम चीज़ों में कैसे बदलाव आते गए। CAIT ने आज मोबाइल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है दिल्ली में और यहाँ पर वो सारे मोबाइल फ़ोन रखे गए हैं जिनका शायद आपने पहले इस्तेमाल किया हो, फिर आपके घर वालों ने, फिर धीरे धीरे अब आपके बच्चे जिन फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे, आप ये कहिए कि फ़ोन की पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरह से तस्वीर तकदीर बदलती गई वो सब यहाँ मौजूद हैं। अगर ये फ़ोन मैं आपको दिखाऊं तो अगर याद हो आपको तो शायद ये पहला मोबाइल फ़ोन हुआ करता था जो कि साइज़ में इतना बड़ा था, बाहर उसके कीपैड थे। लेकिन जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ी इस तरह के छोटे कीपैड वाले फ़ोन आने शुरू हुए, उसके बाद स्लाइड वाले फ़ोन आए, फिर टच वाले फ़ोन आए और अब किस तरह से फ़ोन आगे बढ़ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मोबाइल फ़ोन रखे हैं, इन मोबाइल फ़ोन्स को देखकर शायद आपको अपने पुराने दिन याद आने शुरू हो जाएंगे, वो दिन जब कभी आपने कोशिश की कैसे एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल दिल्ली ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, दिल्ली के लिए इस बार जुलाई का महीना बेहद शुभ साबित हुआ है। दरअसल जुलाई महीने में दिल्ली में सबसे स्वच्छ हवा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ऐसे में हमारी दूसरी गुड न्यूज यही है और वो ये कि जुलाई में साफ हवा की सौगात। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार इस महीने पिछले 10 सालों में सबसे साफ हवा दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक इस पूरे महीने का औसत AQI 79 दर्ज किया गया है, यानी कि दिल्ली की हवा पूरे दिन संतोषजनक श्रेणी में रही। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आपको हम बता दें, इस महीने दर्ज किया गया सबसे अच्छा AQI 15 जुलाई को था। उस दिन AQI 51 दर्ज किया गया था, जो कि अच्छी हवा की श्रेणी के बेहद करीब था। इस महीने दिल्ली के 28 दिन संतोषजनक श्रेणी हवा वाले दिन रहे, यानी कि इन दिनों दिल्ली की AQI 50 से 100 के अंदर रही। माना जा रहा है कि इस महीने 23 दिनों तक दिल्ली में बारिश का साया रहा, जिससे दिल्ली की हवा साफ रही। दिल्ली की साफ हवा के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार कुना। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने वाली दिल्ली आखिरकार अपनी साफ हवा के लिए भी सुर्खियों में है। जी हां, पहली बार दिल्ली की हवा किसी महीने इतनी ज्यादा साफ रही। दरअसल 2015 में AQI की गणना शुरू की गई थी। वायु सूचकांक तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में इतना बेहतर नहीं रहा था जितना जुलाई 2025 में रहा है। जी हां, इस महीने वायु सूचकांक 79 रहा, जो कि किसी भी महीने के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। दरअसल दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब रही है और उसके पीछे कई सारी वजहें रहती हैं, जिसमें गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, दूसरे राज्यों से आने वाला धुआं और न जाने क्या क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है।
पिछले कुछ सालों से दिल्ली गंभीर वायु प्रदूषण से जूझती रही है, लेकिन बारिश की वजह से हर साल जुलाई महीने में औसत AQI कम होने से दिल्ली को राहत मिलती रही है। पिछले कुछ सालों से जुलाई के आंकड़ों को अगर हम देखें तो आपको बता दें कि 2020 में AQI 83.80, 2021 में AQI 110.6, वहीं 2022 में AQI 87.29, 2023 की बात करें तो AQI 83.67, 2024 में AQI 96 और इस साल यानी कि 2025 में AQI 79 रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे वजह क्या है और अगस्त महीने में प्रदूषण का असर कितना रहेगा, बता रहे हैं मौसम विशेषज्ञ महेश पलावत। पॉल्यूशन है पूरी दिल्ली में जुलाई के महीने में काफी कम रहा है और जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी अच्छी रही है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो हवाएं हैं वो तेज चली हैं और जो बारिश है वो लगातार हुई है। दिल्ली एनसीआर की बात ही नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली एनसीआर में बारिश होती है तो जो पॉल्यूशन है वो बैठ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो अगर दिल्ली में बारिश हो गई समझ लीजिए और उसके बाद में आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई, तो जैसे ही मौसम शुष्क होता है तो आसपास का जो पॉल्यूशन है वो फिर से हावी हो जाता है और दिल्ली की हवा खराब हो जाती है। लेकिन जुलाई में अच्छा ये रहा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लगातार हो रही थी, रुक रुक करके हो रही थी। यानी कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल नहीं था। जब प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल नहीं होता तो जो धूल मिट्टी है और धुएं के कण है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाते। लगातार हवा चलती रही जिससे कि डिस्पर्समेंट भी होता रहा और जो बारिश बीच बीच में अच्छी होती रही उससे ये जो पोल्यूटेंट्स है वो धुलते रहे। और यही कारण है कि जुलाई का महीना काफी अच्छा निकला और ऐसा लग रहा है कि जो अगस्त के पहले 10 दिन है उसके दौरान पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होगी, रुक रुक करके बारिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले 10-12 दिन जो है अगस्त के वो भी काफी अच्छे निकलने वाले हैं। उसके बाद भी क्योंकि मानसून लगातार चलता रहेगा तो अगस्त का महीना भी हमारी समझ से काफी अच्छा निकलेगा और दिल्ली वासी अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। दिल्ली में भागदौड़ जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन राजधानी के शोर शराबे के बीच भी एक ऐसी जगह है जहां लोग खुद को प्रकृति के करीब जाकर सुकून की सांस ले सकते हैं। ऐसे में हमारी तीसरी गुड न्यूज यही है और वो ये कि शोर के बीच सुकून का ठिकाना। जी हाँ, देखिए दिल्ली के समयपुर बादली में माँ बेटे ने मिलकर एक ऐसी ही जगह बनाई है जो कि सुकून और शांति का नया ठिकाना बन गया है। अर्थ 11 नाम की इस जगह को आशीष और उनकी मां नीलम ने मिलकर तैयार किया है। ये एक वेलनेस सेंटर है जहां आने वाले लोगों के लिए योग, साधना, मेडिटेशन, यज्ञ से लेकर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ के कमरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे यहाँ रहने वाले लोग खुद को प्रकृति के करीब महसूस कर सकें। लोगों को यहाँ पर सात्विक भोजन दिया जाता है जिसकी सब्जियां यहीं पर उगाई जाती हैं। लोग अपने हाथ से सब्जी तोड़कर बनवा भी सकते हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज के। खाना यहाँ पर तैयार किया जाता है। मिट्टी और गोबर के लेप से तैयार की गई फर्श कमरे के तापमान को संतुलित रखती है। इस सेंटर में बांस की झोपड़ी बनाई गई है जिनके नाम भी बुजुर्गों के नाम पर रखे गए। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने इस खास वेलनेस सेंटर को बनाने वाले आशीष से बात की। परिवार के लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ें, इसके लिए यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होती हैं और उसके लिए अलग अलग ऐसी छोटी छोटी हट बनाई गई हैं। और इन हट्स का नाम भी जो रखा गया है वो भी बहुत यूनिक तरीके से रखा गया है। आप देखिए ये जो हट है इसका नाम रखा गया है केवल कृष्ण कक्ष। ये हट भी आप देखिए बैम्बू से तैयार की गई है, मतलब सारी चीज़ें नेचुरल हैं और इनका नाम भी रखा गया केवल कृष्ण कक्ष। इसके बगल में अगर आप जाएंगे हट पर तो उसका नाम है दर्शनी कक्ष। ये नाम कहाँ से आया, इतने यूनिक नाम? आशीष जी, नाम कहाँ से रखे आपने? ये मेरे दादा दादी के नाम पे है और मुझे लगता है कि जब लोग, नाम क्या था? दादाजी का नाम मेरा केवल किशन शर्मा था। अच्छा, जो ये वाली हट? जी हाँ जी। और दादी का नाम दर्शनी देवी था। और मुझे लगता है कि ना हमारी पीढ़ी को अपने पितरों से कनेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो जब आते ही एक सेल्फलाइजेशन है, मतलब अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो मुझे लगता है कि एक आशीर्वाद आपको मिलता है। दूसरा, अब ये एक पूरा सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है। यहाँ पे कोई AC नहीं है किसी रूम के अंदर, आप भी जैसे देख रहे हैं। और यहाँ क्लाइमेट ड्रॉप है।
पहले के लोग जो हमसे ज़्यादा एडवांस थे, हम एडवांस नहीं है शायद। मुझे लगता है कि अब ये गोबर मिट्टी की लिपाई होती है, इसमें आपको एक ठंडक भी मिलती है अगर आप अंदर से थोड़ा सा भी आगे देखते हैं, और 80% ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो हम मतलब ये चाहते हैं कि लोग घरों में दोबारा से इस कल्चर को एडॉप्ट करें। और अब बात बिहार के मुजफ्फरपुर के दो सगे भाइयों की, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलने की ठानी और इसका जरिया बना मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज। हमारी आज की चौथी गुड न्यूज़ यही है, और वो ये कि मिलेट्स से चमकी भाइयों की किस्मत। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के रहने वाले कुशलशील और आयुष कुमार दोनों ने बीटेक की पढ़ाई की। दोनों नोएडा की एक मोबाइल कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन कोविड ने उनकी नौकरी छीन ली। लिहाजा दोनों गांव लौट गए और गांव में रहते हुए उन्होंने फूड आइटम में कुछ नया करने का विचार किया। उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी से आटा, लड्डू, नमकीन और बिस्किट जैसे उत्पाद तैयार करना शुरू किए। इन उत्पादों को स्थानीय मेले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचना शुरू किया। धीरे धीरे ये एक सफल मॉडल बन गया और आज ये दोनों भाई इससे अच्छी कमाई कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने इन युवा उद्यमियों के स्टॉल पर उनसे बात की। कोविड काल में मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छूट गया और घर वापस आए तो बीटेक किए हुए दो भाइयों ने मिलेट्स का कारोबार शुरू कर दिया, यानी मोटे अनाज के प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग कर दी और किसान समूह बना करके उसकी खरीदारी शुरू करके बड़े पैमाने पर उसकी डिमांड भी हो रही है। क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर लोग मोटा अनाज खाना पसंद करते हैं और सरकार भी इसे प्रमोट कर रही है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे तस्वीर किस किस तरीके से क्या क्या उत्पाद है, यहाँ पर क्या क्या है अभी उपलब्ध। यहाँ पे मिलेट्स में जो बिहार में इजीली ग्रो हो जाता है, जिसमें कि सांवा, मरुआ, बाजरा और ज्वार, तो ये चार चीज हमारे पास है। कुटकी और चीना जो है वो बहुत कम मात्रा में हम उगाए थे, तो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो है हम इसका आटा देते हैं। फिर आटा में दिक्कत क्या आ रही थी सेल करने में कि लोगों को रोटी बनाना थोड़ा सा टफ हो रहा था, तो इसके हम बाई प्रोडक्ट में मूव किए, जिसमें से इजीली आप खा सकते हैं। इसके लड्डू हैं, ये लड्डू भी जो है आपका सेहत के लिए फायदेमंद है। जैसे कि चीनी जो है वो हानिकारक है, तो हमने, क्योंकि इसमें ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड लोग सब इसे खाना पसंद करते हैं, और तो हमने इसमें गुड़, घी देसी गाय का और तिल, और उसके बाद हम इलायची पाउडर डाल के हमने इसको बनाया। देख सकते हैं तस्वीर में मिलेट आटा है जो बाजरा और ज्वार का है। इसके साथ सबसे पहले ये सामा का चावल है, सामा का चावल का, और खीर भी उपलब्ध है इनके काउंटर पर, लड्डू भी है। जयपुर में पढ़ाई कर रही महेंद्रगढ़ हरियाणा की 15 वर्षीय छात्रा भव्या गुनवाल ने 36वें अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड IBO 2025 में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे में हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज़ यही है, ओलंपियाड में भव्या का कमाल। इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड फिलीपींस के क्यूजोन शहर में 20 से 26 जुलाई के बीच आयोजित हुई थी, जिसमें 77 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। भव्या इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने में कामयाब रही। भव्या के इस खास उपलब्धि पर हमारे संवाददाता रिदम जैन ने उनसे बात की। इंडिया को रिप्रेजेंट करके राजस्थान में पढ़ने वाली भव्या गुनवाल ने एक ऐसा अचीवमेंट अपने नाम किया है जो कि वाकई काबिल तारीफ़ है। तो IBO इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड का जो 36th सीज़न है, उसमें भव्या गुनवाल जो कि हरियाणा की हैं और जयपुर में पढ़ाई करती हैं, उन्होंने इंडिया को सिल्वर मेडल जिताया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस भव्या। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये मौका देने के लिए। हमें ये बताइए कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में जगा? मुझे साइंस हमेशा से ही अच्छी लगती थी। जब मैं छोटी थी तब से ही साइंस में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। मैथ्स मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन साइंस में मुझे इंटरेस्ट था, और बायोलॉजी स्पेशली, क्योंकि बायोलॉजी मतलब आपका पूरा नेचुरल साइंसेस, पूरा जो आपके अराउंड सब एनवायरनमेंट है उसका स्टडी है पूरा। तो आपको लाइफ को समझने के लिए बायोलॉजी है लाइफ के लिए, इसलिए मुझे बायोलॉजी में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो उसी अपने पैशन को परस्यू करते हुए मैंने अभी IBO में पार्टिसिपेट करा।
इतने बड़े स्टेज पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। 77 कंट्रीज, इस बार मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था IBO में, तो 77 कंट्रीज से 300 स्टूडेंट्स थे। इतने बड़े स्टेज पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो थोड़ा स्ट्रेस और नर्वसनेस तो रहती है कि क्या रिज़ल्ट रहेगा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगी, और हुआ भी अच्छा ही, तो मैं खुश हूँ मेरी परफॉर्मेंस से। 9 अगस्त को राखी का पर्व है, जिसके लिए देश भर में राखियों से बाजार सजने लगे हैं। लेकिन इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ साथ इको फ्रेंडली राखी भी खूब दिख रही है। ऐसे में हमारी छठी गुड न्यूज़ यही है, भाइयों की कलाइयों पर सजेगी इको फ्रेंडली राखी। देश में हर साल करोड़ों राखियां बनाई और खरीदी जाती हैं। इनमें प्लास्टिक, थर्मोकोल, चमकदार शीशे और नायलॉन का उपयोग होता है, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन इस बार इको फ्रेंडली राखियां इस समस्या का सजग और सुंदर समाधान बनकर सामने आया है। रिश्तों की डोर में जुड़ा प्रकृति प्रेम, इको फ्रेंडली राखियों की अनोखी पहल। गोबर, बीज, कागज, मिट्टी और रेशमी धागों से तैयार की जा रही राखियां। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो भाई बहन के प्यार की डोर को और मजबूत करता है, लेकिन इस बार ये डोर सिर्फ रिश्तों को ही नहीं बल्कि प्रकृति से भी बंधने जा रही है। देश भर में इस बार बाजार में पारंपरिक राखियों के साथ साथ इको फ्रेंडली राखियों की भी डिमांड बढ़ रही है। ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार के माध्यम से इस बार देश में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की भी एक अनूठी पहल सहारनपुर में की गई है। यहाँ देशी गाय के गोबर से रंग बिरंगी और आकर्षक राखियां बनाई जा रही हैं, जिनमें तुलसी के बीज भी डाले गए हैं। ये पहल सहारनपुर की मां शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला की ओर से की गई है। यानी कि आप उपयोग के उपरांत इन राखियों को जब अपने गमले में डाल देंगे, घर के गमलों में, तो ये राखियां खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और जो इनमें तुलसी का बीज है वो तुलसी के पौधे के रूप में आपके गमले में आ जाएगा। और अगर हम दूसरी राखियों से इसको कंपेयर करें तो बाकी राखियां जहां 100, 200, 250 इस तरह से मार्केट में इनका मूल्य है, हमारी राखी का मूल्य मात्र 10 रुपए है। यानी किसी भी व्यक्ति को वो आसानी से मिल सकती है। यानी राखी को उपयोग के बाद अगर गमलों में डाल दिया जाए तो गमलों में राखियां खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और जो इनमें तुलसी का बीज है वो तुलसी के पौधे के रूप में आपके गमले में आ जाएगा। और खास बात है कि इन राखियों की कीमत मात्र 10 रुपए है, यानी किसी भी व्यक्ति को ये इको फ्रेंडली राखी आसानी से मिल सकती है। हमारा लक्ष्य करीब 150-2,000 राखियां तैयार करने का है। अब तक हमने 1000 राखियां तैयार कर ली हैं और इसको हम ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम से विक्रय कर रहे हैं। इसमें कई सारी वेबसाइट हैं, उसके माध्यम से विक्रय कर रहे हैं और साथ ही हम अपने इसमें ऑफलाइन स्टॉल भी लगाएंगे शहर के विभिन्न स्थानों पर, तो वहां भी विक्रय होगा। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां अभी से दही हांडी प्रतियोगिता के लिए गोविंदाओं ने जबरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ऐसे में आज हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज यही है, दही हांडी फोड़ने के लिए कृष्ण भक्तों का अभ्यास। जी हाँ, हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर देश भर में दही हांडी का पर्व उमंग के साथ, उत्साह के साथ मनाया जाता है। गोविंदा जब जोरदार नारे और झूमते कदमों के साथ मटकी फोड़ते हैं तो हर आंख तालियों और जयघोष से गूंज उठती है। इस रोमांचक गेम के लिए मुंबई में पूरा उत्साह देखते बन रहा है। दही हांडी उत्सव ये वो उत्सव है जिसमें साहस है, उमंग है और सदियों पुरानी परंपरा का साथ है। दही हांडी महज एक त्योहार नहीं, ये भारतीय संस्कृति के उस रूप का प्रतीक है जहां भक्ति, परंपरा और रोमांच का एक साथ समागम देखने के लिए मिलता है। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश में दही हांडी उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त की है। ऐसे में दही हांडी उत्सव भी 16 अगस्त को ही मनाया जाएगा, जिसे लेकर तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है, जिसमें आयोजक तो जुट ही गए हैं, साथ ही ग्वालों की टीम यानी गोविंदा पथक भी प्रैक्टिस में अभी से जुट गए हैं। दही हांडी उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब बात मुंबई की हो तो ये पर्व एक मेगा इवेंट बन जाता है। ऊंचे मंच, हजारों की भीड़, नारे, संगीत
और उत्साह की उफनती लहरें देखने के लिए मिलती हैं। ये देखिए, जान जोखिम में डालकर, हालांकि बहुत अच्छे मेडिकल एंड बहुत सारी सेफ्टी चीज़ें आजकल यहाँ पर रखी गई हैं, लेकिन फिर भी कितनी ललक है इस त्यौहार को मनाने के लिए। ये वो ग्रेजुएट लोग हैं जो सुबह से निकले हैं काम पर और अब अपने घर पर आए हैं। थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद फिर से यहाँ पर तैयारी शुरू है। मुंबई के भांडुप इलाके में शिवनेरी गोविंदा पथक जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस ग्रुप की खास बात है कि इसमें सारे सदस्य ग्रेजुएट हैं, यानी पढ़े लिखे हैं। इनमें से कोई आईटी इंजीनियर है तो कोई सीए है, कोई पुलिसकर्मी है तो कोई सरकारी नौकरी वाला। ये सभी सुबह सबसे पहले अपने काम पर जाते हैं, उसके बाद रात 8 बजे से प्रैक्टिस में समय से पहुँच जाते हैं, जो रात 1 बजे तक चलती है। क्वालिटी के जो यूथ रहते वो इसमें जमा होते और हमारे शिवनेरी गोविंदा को पथक की एक स्पेशलिटी ये है कि हमारे शिवनेरी गोविंदा पथक में जो भी शामिल गोविंदा है वो सब कुछ जो भी है वो सब एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है। अभी रिसेंटली हमारा एक गोविंदा वो तो सीए पास हुआ है। अच्छा। उसका नाम है तन्मय। वो तो अभी सीए फाइनल उसने एग्जाम पास किए। हालांकि दही हांडी महाराष्ट्र में एक रोमांचक खेल के तौर पर भी उभर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे साहसी खेल का दर्जा दिया है। इनाम की राशियां लाखों में है, जिसकी वजह से गोविंदाओं में उत्साह देखने लायक है। और अपने व्यस्त रूटीन में से ये गोविंदा समय निकालकर उमंग और उत्साह के साथ दही हांडी उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि युवाओं को इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्पोर्ट्समैनशिप भी जरूरी है, ताकि न केवल युवाओं का शारीरिक और सामाजिक विकास हो, बल्कि वे इस खेल में भी सबसे आगे रहें। शिवनेरी गोविंदा पथक टीम प्रो गोविंदा लीग के टॉप टीमों में चुनी गई है, लिहाजा ये युवा दही हांडी उत्सव के साथ साथ प्रो गोविंदा गेम के फिनाले के भी तैयारी में जुटे हैं। जाहिर है मुंबई के भांडुप में शिवनेरी गोविंदा पथक इस बार दही हांडी के मैदान में सिर्फ इनाम जीतने नहीं, एक संदेश देने उतर रही है। मतलब साफ है, पढ़ाई, नौकरी और परंपरा सब साथ साथ चल सकते हैं और साथ में समाज में समानता, एकता और समरसता की अलख भी जगाई जा सकती है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।